अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सबक 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। पिछली रात मैंने लिखना बंद कर दिया और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जीवन पर आधारित एक टीवी कार्यक्रम को देखा। बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी। चूंकि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी, इसलिए वे उस समय नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे कहा कि उनके पेटेंट और छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरे पैकेज के $1 लाख चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही त्योरियां चढ़ा ली और प्रस्ताव में यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगे जाने वाली कीमत बहुत ज्यादा है। बाकी इतिहास है। खरबों डॉलर के उद्योग का जन्म हुआ और AT&T का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी खत्म होने के बाद शाम के समाचार आ रहे थे। समाचारों में एक स्थानीय कंपनी के स्टाफ में कटौती के बारे में एक खबर थी। कर्मचारी नाराज थे और शिकायत कर रहे थे कि कंपनी के मालिक ज्यादातर कर रहे हैं। फैक्ट्री के सामने एक 45 साल का नौकरी से निकाला गया मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ खड़ा था और सुरक्षा गार्डों से अंदर जाने की इजाजत मांग रहा था ताकि वह मालिकों से यह विनती कर सके कि उसे नौकरी से न निकाला जाए। उसने हाल में ही एक मकान खरीदा था और उसे डर था कि मकान बेचना पड़ेगा। कैमरा उनके अनुनय विनय पर नजरें गड़ाए था और पूरी दुनिया उसे देख रही थी। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इसने मेरा ध्यान खींच लिया। मैं 1984 से एक व्यावसायिक रूप से पढ़ा रहा हूँ। यह एक बहुत अच्छा अनुभव और पुरस्कार रहा है। यह एक विचलित करने वाला भी काम है क्योंकि मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया है और मैंने सभी में एक बात देखी जिनमें मैं भी शामिल हूँ। हम में बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं और हमें प्रकृति ने बहुत से उपहार दिए होते हैं, परंतु जो चीज़ हम सभी को पीछे धकेलती है वह है खुद के बारे में शंका। तकनीकी जानकारी की कमी के कारण हम पीछे नहीं रहते, बल्कि आत्मविश्वास की कमी के कारण हम पीछे रहते हैं। कई लोगों पर इसका असर ज्यादा होता है। एक बार हम स्कूल छोड़ देते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कॉलेज डिग्री के होने या अच्छे नंबर का कोई खास महत्व नहीं होता। शैक्षणिक माहौल के बाहर असली जिंदगी में अच्छे नंबरों से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज की जरूरत होती है। इसे गट्स, बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता, प्रतिभा, जोखिम लेने की क्षमता इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। यह तत्व चाहे इसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, कुल मिलाकर हमारे भविष्य पर स्कूल के नंबरों से ज्यादा असर डालता है। हम सभी के भीतर एक बहादुर, प्रतिभाशाली और जोखिम लेने वाला चरित्र मौजूद होता है, परंतु हम सभी के भीतर चरित्र का एक दूसरा पहलू भी होता है जो अपने घुटने टेक कर जरूरत पड़ने पर भीख भी मांग सकता है। मरीन कॉर्प्स अलेक्जेंडर के पायलट के रूप में वियतनाम में 1 साल रहने के बाद मुझे अपने भीतर इन दोनों चरित्रों के बारे में अंतरंग जानकारी मिली। दोनों में से किसी को भी बुरा नहीं कहा जा सकता, परंतु एक अध्यापक के रूप में मैंने यह जाना कि आदमी की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन है बहुत ज्यादा डर और खुद की क्षमताओं के बारे में शंका। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता था कि कई विद्यार्थी जवाब जानते थे, परंतु उनमें जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। असली जिंदगी में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहादुर लोग आगे बढ़ जाते हैं। मेरे अपने अनुभव में आपके फाइनेंशियल जीनियस के लिए तकनीकी ज्ञान भी जरूरी है और साहस भी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है तो आपकी प्रतिभा का दमन होता है। मेरी कक्षाओं में मैं विद्यार्थियों को बहुत प्रेरित करता हूं कि वे खतरे लेना सीखें, बहादुर बने और अपनी प्रतिभा के द्वारा अपने डर की ताकत को चतुराई में बदल लें। बहुत लोगों के लिए यह सिद्धांत काम करता है, जबकि कईयों को यह डरावना लगता है। मैंने यह भी जाना है कि ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सुरक्षित खेल खेलना पसंद करते हैं। मैंने ऐसे सवाल भी सुने हैं कि जोखिम कैसे लिए जाए, क्यों लिए जाए, आपके फाइनेंशियल IQ को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, मैं पैसे की समझ को क्यों विकसित करूं, और मैं जवाब देता हूं केवल इसलिए ताकि आपके पास ज्यादा विकल्प हों। हमारे आगे बहुत बड़े परिवर्तन खड़े हुए हैं। जिस तरह मैंने अपने इस अध्याय में युवा आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी बताई थी, आने वाले समय में उनकी तरह और कई लोग होंगे। बिल गेट्स की तरह सैकड़ों लोग होंगे और दुनिया भर में हर साल माइक्रोसॉफ्ट जैसी बहुत सी अत्यधिक सफल कंपनियां बनेगी और दिवालियापन, कंपनी बंद होने, स्टॉक निकालने ऐसी बहुत सी घटनाएं भी होगी। तो आपको फाइनेंशियल IQ विकसित करने के झंझट में क्यों पड़ना चाहिए? इसका जवाब कोई और नहीं दे सकता, आप खुद दे सकते हैं। परंतु मैं आपको बता सकता हूं कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। मैं इसलिए ऐसा करता हूं क्योंकि आज का युग सबसे ज्यादा रोमांचकारी युग है। मैं चाहता हूं कि मैं परिवर्तन से डरने के बजाय उसका स्वागत करूं। मैं चाहता हूं कि लाखों करोड़ों बनाने के बारे में रोमांचित रहूं, न कि सिर्फ अपनी तनख्वाह के बढ़ने के बारे में। आज का युग सर्वाधिक रोमांचकारी समय है जो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। कई पीढ़ियों के बाद लोग इस युग को याद करते हुए यह कहेंगे यह कितना ज्यादा रोमांचकारी रहा होगा। इसे पुराने से पुराने और नए जन्म का युग कहा जाएगा। इस युग में बहुत उथल पुथल थी,
और रोमांच भी था। तो अपने फाइनेंशियल आईक्यू को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए बहुत डरावना होगा। उस समय आप बहादुरी से आगे बढ़ने वाले लोगों को सफल होते देखेंगे और पुराने सिद्धांतों को जकड़े रहने वाले लोगों को असफल होते देखेंगे। 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी, इसलिए जिस आदमी के पास जमीन थी उसके पास संपत्ति थी। फिर फैक्ट्रियां आई, उत्पादन शुरू हुआ और अमेरिका ने अपना दबदबा बना लिया। उद्योगपति के पास संपत्ति आ गई। आज सूचना का युग है, इसलिए जिस आदमी के पास जितनी ज्यादा जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। समस्या यह है कि सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रही है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों के बीच में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह जमीन या फैक्ट्रियों को बांधा जा सकता था, परिवर्तन ज्यादा तेज और नाटकीय होंगे। नए करोड़पतियों की संख्या में नाटकीय बढ़ोतरी होगी। ऐसे लोग भी होंगे जो पीछे छूट जाएंगे। आज मैं इतने सारे लोगों को संघर्ष करते देखता हूं और प्रायः ज्यादा कड़ी मेहनत करते देखता हूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे पुराने विचारों को कस कर पकड़े रहते हैं। वे चाहते हैं कि चीजें उनके हिसाब से हो। वे परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी नौकरी छूट गई है, घर बिक गया है, और वे स्केल टेक्नोलॉजी या आविष्कार को अपने बॉस को दोष देते हैं। दुर्भाग्य से उन्हें यह महसूस ही नहीं होता कि वे समस्या का कारण हो सकते हैं। पुराने विचार उनके सबसे बड़े विरोधी बन जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जान ही नहीं पाते कि जो पुराने विचार के जमाने में संपत्ति था वो आज नहीं है, क्योंकि जमाना काफी आगे बढ़ चुका है। एक दोपहर मैं अपने द्वारा इजाद किए गए बोर्ड गेम कैश फ्लो की शिक्षा दे रहा था। मेरा एक दोस्त किसी को अपने साथ लेकर आया था ताकि वह भी सीख सके। दोस्त की दोस्त का हाल में ही तलाक हुआ था। तलाक के मुकदमे में उसके हाथ बुरी तरह जल गए थे और अब वह जवाब ढूंढ रही थी। उसके मित्रों को लगा कि शायद इस खेल में उसे कुछ सीखने को मिलेगा। यह खेल को इस तरह से बनाया गया है कि ताकि लोग यह सीख सकें कि पैसा किस तरह से काम करता है। खेलने के दौरान वे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के आपसी संबंध के बारे में सीखते हैं। वे सीखते हैं कि किस तरह दोनों के बीच कैश का फ्लो होता है और किस तरह पैसे की राह में आपको अपनी संपत्ति वाले कॉलम से निकलने वाले मासिक कैश फ्लो को बढ़ाना होता है ताकि यह आपके मासिक खर्च से ज्यादा हो जाए। एक बार आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चूहा दौड़ से बाहर निकल जाते हैं और तेज राह पर चल पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा है, कुछ लोग इस खेल से नफरत करते हैं, कुछ लोग इसे प्रेम करते हैं और कुछ इसका मतलब ही नहीं समझ पाते। इस महिला ने कुछ सीखने का बहुमूल्य अवसर खो दिया था। शुरुआती राउंड में उसने एक बी डेड कार्ड खींचा जिसमें एक नाव बनी हुई थी। पहले तो वह खुश हुई, अरे हमारे पास तो एक नाव है। फिर जब उसके मित्र ने बताया किस तरह आंकड़े उसके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर काम करते हैं तो वह कुंठित हो गई, क्योंकि उसे गणित जरा भी पसंद नहीं था। बाकी के खिलाड़ियों ने शांतिपूर्वक इंतजार किया जब उसका दोस्त इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और मासिक कैश फ्लो के बारे में उसे समझाता रहा। अचानक जब उसने यह जान लिया कि आंकड़े किस तरह काम करते हैं तो उसे जानकर यह झटका लगा कि नाव उसे जिंदा खा रही है। बाद में वह डाउनसाइज हो गई और उससे एक बच्चा भी हो गया और उसके लिए एक भयानक खेल साबित हुआ। कक्षा के बाद उसका दोस्त आया और उसने मुझे बताया कि यह बहुत विचलित है। वह कक्षा के निवेश के बारे में सीखने आई थी और उसे यह मूर्खतापूर्ण लगा था कि इतने बेकार खेल को खेलने में इतना ज्यादा समय बर्बाद किया जाए। उसके मित्र ने यह समझाने की कोशिश की कि वह अपने भीतर झांक कर देखे कि क्या यह खेल उसके किसी अंदरूनी पहलू को उजागर कर रहा था। इस सुझाव पर उस महिला ने अपना पैसा वापस मांग लिया। उसने कहा कि यह विचार मूर्खतापूर्ण है कि कोई खेल किसी के अंदरूनी पहलू को उजागर करता है। उसका पैसा तत्काल वापस कर दिया गया। वह वापस अंदर चली गई। 1984 से मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूं, इसलिए सिर्फ कमा रहा हूं क्योंकि स्कूल सिस्टम वह नहीं सिखाता जो मैं सिखा रहा हूं। स्कूल में ज्यादातर शिक्षक भाषण देते हैं। अपने छात्र जीवन में मुझे भाषणों से चिढ़ थी। मुझे बहुत जल्दी बोरियत हो जाती थी और मेरा दिमाग इधर उधर भटकने लगता था। 1984 में मैंने खेल खेल में शिक्षा देना शुरू किया। मैंने वयस्क विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया कि वे इन खेलों को ज्ञान बढ़ाने के इस पहलू को देखें कि वे क्या जानते हैं और उन्हें क्या सीखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खेल से आदमी के व्यवहार पर भी प्रकाश पड़ता है ताकि यह तात्कालिक फीडबैक सिस्टम भी है। टीचर लेक्चर दे इसके बजाय खेल एक व्यक्तिगत लेक्चर बन जाता है जो आपके लिए ही बनाया गया है। उस महिला के मित्र ने बाद में मुझे पूरी बात बताने के लिए फोन किया। उसने कहा कि उसकी मित्र अब शांत है। शांत होने के बाद खेल और अपने जीवन में कुछ आपसी संबंध भी महसूस किए हैं। हालांकि उसके और उसके पति के पास नाव नहीं थी, परंतु उनके पास बाकी सब चीजें थी। वह अपने तलाक के बाद बहुत नाराज थी। उसका पति एक कम उम्र की महिला के साथ भाग गया था और 20 साल के वैवाहिक जीवन के बाद उसके बाद दौलत के नाम पे बहुत ही कम सामान था। उनके बीच बांटने के लिए लगभग कुछ भी नहीं था।
20 साल की उनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत मजा आया था, परंतु उन्होंने केवल डूडैड ही इकट्ठे किए थे। उसने यह महसूस किया कि आंकड़ों पर उसका गुस्सा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट पर इसलिए था क्योंकि वह उन्हें समझ नहीं पा रही थी। उनका यह मानना था कि पैसे धेले का हिसाब किताब रखना पुरुष का काम है। वह घर संभालती थी और पति पैसे को संभालता था। अब यह पक्का भरोसा हो चुका था कि उनकी शादी के आखिरी 5 सालों में उसके पति ने पैसे उससे छुपाए थे। वह इस बात पर खुद से नाराज थी और उसे पता ही नहीं चला था कि पैसा कहाँ गया है, और यह भी पता नहीं चला था कि उसका किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बन चुका है। बोर्ड गेम की तरह दुनिया भी तत्काल फीडबैक देती है। अगर हम ज्यादा ध्यान दें तो हम ज्यादा सीख सकते हैं। कुछ समय पहले की बात है, मैंने अपने पत्नी से कहा कि धोबी ने मेरे पैंट को सिकोड़ दिया है। मेरी पत्नी धीमे से मुस्कुराई। उसने मेरे पैंट में उंगली गड़ाते हुए मुझे बताया कि पैंट नहीं सिकड़ा है बल्कि कुछ और फैल गया है, और वो मैं। कैश फ्लो नामक यह खेल हर खिलाड़ी को व्यक्तिगत फीडबैक देने के हिसाब से तैयार किया गया है। इसका लक्ष्य आपको विकल्प प्रदान करता है। अगर आप नाव वाला कार्ड निकालते हैं तो यह आपको कर्ज में डाल देता है, और सवाल यह उठता है कि अब आप क्या कर सकते हैं। आपके पास कितने फाइनेंशियल विकल्प मौजूद हैं। यही खेल का लक्ष्य है, खिलाड़ियों को सोचना सिखाना ताकि वे नए बहुत से फाइनेंशियल विकल्प बना सकें। मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को यह खेल खेलते देखा है। वे लोग जो इस खेल को चूहा दौड़ से सबसे जल्दी निकल जाते हैं, उन्हें अंकों की समझ होती है। उनके पास रचनात्मक फाइनेंशियल दिमाग होता है, बहुत से फाइनेंशियल विकल्पों को देख सकते हैं। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा समय लगता है वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंकों की समझ नहीं होती, जिन्हें प्रायः निवेश की ताकत का एहसास नहीं होता। अमीर लोग प्रायः रचनात्मक होते हैं और सोच समझकर खतरे उठाते हैं। कैश फ्लो खेलने वाले ऐसे भी लोग होते हैं जो इस खेल में बहुत सा पैसा तो कमा लेते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता कि वे इस पैसे का क्या करें। उनमें से ज़्यादातर असली ज़िंदगी में भी आर्थिक रूप से सफल नहीं होते। हर कोई उनसे आगे निकल जाता है इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसा होता है, और यही असली ज़िंदगी में भी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सा पैसा होता है फिर भी वे आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते। अपने विकल्पों को सीमित कर लेना पुराने विचारों से चिपके रहने की तरह ही है। हाई स्कूल के समय का मेरा एक दोस्त अभी 3 नौकरियां कर रहा है। 20 साल पहले मेरे सभी सहपाठियों में सबसे अमीर हुआ करता था। जब स्थानीय शुगर प्लांट बंद हुआ तो वह जिस कंपनी के लिए काम करता था वह भी बंद हो गई। उसके दिमाग में एक विकल्प था और वह पुराना विकल्प था, कड़ी मेहनत करो। समस्या यह थी कि उसे कोई बराबरी की नौकरी नहीं मिल पाई जो पुरानी कंपनी में उसकी वरिष्ठता को माने। इसका परिणाम यह हुआ कि वह अभी जो काम कर रहा है वे उसकी योग्यता के बहुत नीचे के काम हैं, इसलिए उसकी तनख्वाह कम है। उसे जिंदा रहने के लिए जितना पैसा चाहिए उतना कमाने के लिए उसे 3 नौकरियां करनी पड़ रही है। मैंने कैश फ्लो खेलने वाले लोगों से यह शिकायत करते सुना है कि सही मौका देने वाले के पास कार्ड्स उनके पास नहीं आ रहे हैं, इसलिए वे जहां के तहां बैठे हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो असली जिंदगी में भी ऐसा करते हैं। वे बैठकर सही मौके के आने का इंतजार करते हैं। मैंने लोगों को सही मौके वाले कार्ड का इंतजार करते देखा है, फिर उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। फिर ये शिकायत करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा होता तो वो चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते थे, इसलिए वे वहीं बैठे रहते हैं। मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसे लोगों को जानता हूं जो यही करते हैं। वे महान अवसर देखते हैं परंतु उनके पास पैसा नहीं होता, और मैं देखता हूं कि लोग एक महान अवसर वाले कार्ड को खींचते हैं, उससे जोर से पढ़ते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि यह एक महान अवसर है। उनके पास पैसा भी होता है, समय भी होता है, कार्ड भी होता है, परंतु वे अवसर को देख नहीं पाते। वे यह देखने में असफल हो जाते हैं कि चूहा दौड़ से बच निकलने के लिए किस तरह उनकी फाइनेंशियल योजना में फिट होता है। मेरी राय में इस तरह के लोग दूसरे तरह के लोगों से ज़्यादा संख्या में होते हैं। ज़्यादातर लोग जिंदगी में एक बार मिलने वाला सुनहरा अवसर उसके सामने पड़ा हुआ मिलता है, परंतु वे उसे देख नहीं पाते। 1 साल बाद उन्हें इसका पता चलता है, बाकी सभी लोग अमीर बन जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज़्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने नहीं आ रहे हैं तो आप आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ रहा है और आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे हैं तो आप अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। अगर आपका अनुमान गलत है और आप जिसकी उम्मीद कर रहे हैं वह नहीं होता है तो आप किस तरह एक नींबू को लाखों में बदल सकते हैं। यह एक फाइनेंशियल बुद्धि होती है। क्या होता है इससे हमारा ज़्यादा सरोकार नहीं है, बल्कि आप एक नींबू को लाखों बदलने के लिए कितने अलग तरह के आर्थिक समाधान खोज सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने रचनात्मक हैं। ज़्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए?
क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता हो। आप जो होता है होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की क्षमता रखते हैं। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं और कि किस्मत हम ही बनाते हैं, जिस तरह की पैसा बनाया जाता है। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के अलावा आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। अगर आप उस तरह के आदमी हैं जो सही चीज़ होने का इंतज़ार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यह तो उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने से पहले यह सुरक्षित करना चाहें कि अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स हरी हों। जब हम छोटे थे तो मेरे अमीर डैडी माइक को लगातार ये समझाते रहते थे कि पैसा असली नहीं है। हमें कई बार याद दिलाया करते थे कि जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस से सिक्के ढाले थे तो हम पैसे के रहस्य के लगभग सबसे करीब आ गए थे, क्योंकि हम पैसा बना रहे थे। गरीब और मध्य वर्ग पैसे के लिए काम करते हैं, उनका कहना है। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। आप धन को जितना असली समझेंगे आप उतना उसके लिए ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। अगर आप इस विस्तार को मन से उतार लें कि पैसा असली चीज़ नहीं है तो आप ज़्यादा तेजी से अमीर बन सकते हैं। अगर पैसा असली चीज़ नहीं है तो फिर यह क्या है? माइक और मैं उनसे सवाल पूछते थे। पैसा वह चीज़ है जिसके बारे में हम सहमत हो जाएं। अमीर डैडी इतना ही जवाब देते थे, हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली पूंजी है वो है हमारा दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। इतनी दौलत जो 300 साल पहले राजाओं और रानियों ने सपने में भी नहीं देखी थी। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीबी भी बना सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने के कारण कई पीढ़ियों तक बनी रह सकती है। सूचना के इस युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से ही शुरू करके अविश्वसनीय रूप से अमीर हो जाते हैं। इसके लिए कुछ विचारों और अनुबंधों का सहारा लेते हैं। आपको यह बात तो लोग आसानी से बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और या दूसरों से निवेश करते हैं, क्योंकि वहां ऐसा अक्सर होता है। कुछ नहीं से तत्काल करोड़ों बनाए जा सकते हैं। कुछ नहीं से मेरा मतलब है बिना पैसे के लेन देन से। यह अनुबंध के द्वारा किया जाता है। ट्रेडिंग पिट के एक हाथ में संकेत से टोरंटो के ग्राहक आदेश पर लिस्बन के ट्रेडर की स्क्रीन पर बत्ती जलती है और शेयर पल भर में टोरंटो पहुंच जाते हैं। यह 1 मिनट बाद शेयर बेचने का आदेश दिया जाता है और पल भर में बिक जाते हैं। यह पूरे मामले में धन का लेन देन नहीं हुआ, अनुबंधों का हुआ था। तो अपनी फाइनेंशियल प्रतिभा क्यों विकसित करें? इसका जवाब केवल आप ही दे सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्यों इसे विकसित कर रहा हूं। मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मैं तेजी से धन कमाना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता हूं। यह सीखने के लिए यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है। मैं अपना फाइनेंशियल IQ इसलिए विकसित करता हूं क्योंकि मैं दुनिया के सबसे तेजी से और सबसे बड़े खेल में भाग लेना चाहता हूं और अपने इस छोटे तरीके से मैं मानवता के अभूतपूर्व विकास का हिस्सा होना चाहता हूं। एक ऐसे युग का जहां इंसान विशुद्ध रूप से केवल अपने दिमाग से काम करते हैं, शरीर से नहीं। इसके अलावा यहाँ ज़्यादा रोमांच है, यहाँ पैसा है, यहाँ डर है, यहाँ आनंद है। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल बुद्धि में निवेश करता हूँ और सबसे शक्तिशाली संपत्ति को विकसित करता हूँ। मैं बहादुरी से आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने वाले लोगों के साथ होना चाहता हूँ। मैं पीछे रह जाने वाले लोगों के साथ नहीं होना चाहता हूँ। मैं पैसे बनाने का एक आसान उदाहरण देना चाहता हूँ। 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स की अर्थव्यवस्था बहुत बुरी थी। मैं गुड मॉर्निंग अमेरिका टीवी सीरियल देख रहा था जब एक फाइनेंशियल प्लानर आया। उसने निराशावादी भविष्यवाणियां करना शुरू किया। उसकी सलाह थी पैसे बचाओ, हर महीने $100 बचाएं और 40 सालों में आप भी करोड़पति बन सकते हैं। खैर, हर महीने निश्चित रकम बचाना भी एक अच्छा विचार है। यह एक विकल्प है, एक ऐसा विकल्प जिसे बहुत लोग मान लेंगे। समस्या यह है कि ऐसा करने से आदमी यह नहीं जान पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वे अपने पैसे में ज्यादा महत्वपूर्ण बढ़ोतरी के बड़े मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। दुनिया उनके पास से गुजरकर आगे बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था उस समय बुरे हाल में थी। निवेशकों के लिए यह एक आदर्श बाजार स्थिति थी। मेरा काफी पैसा उस समय स्टॉक मार्केट और अपार्टमेंट हाउसेस में फंसा हुआ था। मेरे पास नकद पैसा नहीं था। क्योंकि हर कोई बेच रहा था, इसलिए मैं खरीद रहा था। मैं पैसे बचा नहीं रहा था, मैं निवेश कर रहा था। मेरी पत्नी और मेरे पास $10 लाख से ज्यादा नकद थे जो तेजी से बढ़ते हुए बाजार में काम कर रहे थे। निवेश करने के लिए सबसे बढ़िया मौका था। अर्थव्यवस्था भयावह थी। मैं बहुत छोटे छोटे निवेशकों का वर्णन तो नहीं कर सकता, परंतु कई बड़ी बातें जरूर बताना चाहूंगा। वे घर जिनकी कीमत कभी $1 लाख होती थी, अब $75,000 के हो गए थे। परंतु स्थानीय रियल एस्टेट ऑफिस की खरीदारी करने के बजाय मैंने दिवालिया वकील के ऑफिस या अदालत की सीढ़ियों पर खरीदारी करनी शुरू की। इन जगहों पर $75,000 का घर $20,000 या इससे भी कम में खरीदा जा सकता था।
मैंने अपने मित्र से $2000 का लोन लिया था। 90 दिनों में इस डॉलर का ब्याज $200 था। मैंने वकील कैशियर का चेक दे दिया था। जब अनुबंध की कार्यवाही चल रही थी तब मैंने अखबार में विज्ञापन दिया कि $75,000 का घर केवल 60,000 में बिका हुआ है और किसी डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है। मेरा फोन तत्काल व्यस्त हो गया और लगातार बजने लग गया। संभावित खरीदारों को छांटा गया। एक बार मकान कानूनी रूप से मेरे नाम हो गया तो सभी संभावित खरीदारों को घर देखने की इजाजत दे दी गई। अत्यंत रोमांचकारी घटनाक्रम के बीच घर कुछ ही मिनटों में बिक गया। मैंने $2500 की प्रोसेसिंग फी मांगी जो उन्होंने खुशी खुशी दे दी और इसके बाद कानूनी नामांतरण की इस कार्यवाही शुरू हो गई। मैंने अपने मित्र के $2000 के कर्ज में $200 ब्याज मिलाकर उसे दे दिए। वह भी खुश था, घर खरीदने वाला भी खुश था, वकील भी खुश था और मैं भी खुश था। मैंने $20,000 में खरीदे गए घर को $60,000 में बेच दिया था। मेरे पास खरीदार का शपथ पत्र था जिसने मेरी संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 जमा कर दिए थे। इस पूरी कार्यवाही में केवल 5 घंटे लगे थे। अब जबकि मैं आपके पैसे की समझ आ चुकी है और आप अंक पढ़ सकते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह किस तरह पैसे का आविष्कार करने का उदाहरण है। संपत्ति वाले कॉलम में $40,000 बनते हैं बिना टैक्स चुकाए। पैसे का आविष्कार कैसे किया जाता है? 10% ब्याज पर आपने $4,000 प्रति वर्ष के कैश फ्लो को सुनिश्चित कर लिया। मंदी के बाजार में अपने खाली समय में मैंने अपने और मेरी पत्नी के इस तरह के 6 सौदे निपटाए, जबकि ज्यादातर पैसा बड़ी प्रॉपर्टी स्टॉक मार्केट में फंसा हुआ था। हम खरीदने और बेचने के सौदों में अपनी संपत्ति वाले कॉलम में $1,90,000 से ज्यादा 10% ब्याज पर शपथ पत्र बनाने में कामयाब हो गए। इस तरह हर साल की अनुमानित आय $1,90,000 हो गई थी और इसका ज्यादातर भाग हमारे प्राइवेट कॉरपोरेशन को सुरक्षित रखना था। इस $19,000 प्रति वर्ष का बड़ा हिस्सा हमारी कंपनी की कारों, पेट्रोल पंप, ट्रिप्स, बीमे, ग्राहकों के साथ डिनर इत्यादि पर खर्च हो सकता था। जब तक सरकार को उस आमदनी पर टैक्स लगाने का मौका मिलता तब तक यह कानूनी रूप से खर्च हो चुका था। बचत। आपको $40,000 बचाने के लिए कितना समय लगेगा और 50% टैक्स के हिसाब से कितना व्यय पैसा चुकाना होगा। आप फाइनेंशियल बुद्धि के इस्तेमाल से किस तरह सुरक्षा बनाया जा सकता है और सुरक्षित किया जा सकता है, यह एक आसान उदाहरण है। खुद से पूछे कि $1,90,000 बचाने के लिए आपको कितना समय लगेगा। क्या बैंक आपके पैसे पर 10% ब्याज देगी? और इस शपथ पत्र 30 सालों तक वैध था। मुझे आशा है कि वे कभी मुझे $1,90,000 नहीं देंगे। मुझे टैक्स देना पड़ेगा अगर वे मुझे मूलधन देते हैं और इसके अलावा 30 साल के समय में $1,90,000 दिए जाने से कुल आमदनी $50,000 से ज़्यादा होती है। मुझे लोग पूछते हैं कि क्या होगा अगर कोई व्यक्ति पैसे नहीं चुकाए। ऐसा होता है और यह एक अच्छी खबर है। 1994 से 1997 तक फीनिक्स रियल एस्टेट बाजार देश में सबसे ज़्यादा गर्म बाजार साबित हुआ है। उस $60,000 के घर को दोबारा $70,000 में बेचा जा सकता है। एक बार फिर $2,500 प्रोसेसिंग फीस के रूप में वसूले जा सकते हैं। नए खरीदार के लिए यह मुफ्त सौदा होगा और यह प्रक्रिया चलती रह सकती है। जब मैंने पहली बार घर बेचा था तो मैंने केवल $2,000 खर्च किए थे। तकनीकी दृष्टि से इस सौदे में मेरा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ था। निवेश पर मेरी वसूली अनंत थी। यह एक उदाहरण है कि पैसा पास में नहीं होने पर बहुत सा पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। दूसरे सौदे में दोबारा बेचे जाने पर $2,000 अपनी जेब में डालता हूं और लोन को 30 साल तक फिर से बढ़ा देता हूं। निवेश पर मेरी वापसी क्या होगी अगर मैं बिना पैसे के ही पैसा बनाता हूं, मैं नहीं जानता, परंतु $100 हर महीने बचाने से बेहतर है ही। $100 हर महीने $150 प्रति माह की रकम है, क्योंकि 40 साल तक इस पर 5% का टैक्स लग चुका है। एक बार फिर आप पर 5% टैक्स लगता है। यह करना बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है। यह सुरक्षित हो सकता है परंतु यह स्मार्ट नहीं है। आज 1997 में जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूं तो बाजार की स्थितियां 5 साल पहले की स्थिति से बुरी तरह अलग है। फिनिक्स का रियल एस्टेट पूरे अमेरिका की ईर्ष्या का केंद्र बना हुआ है। जो घर उस समय हमने $60,000 में बेचे थे, आज उनकी कीमत $1,10,000 हो चुकी है। अब ऐसे मौके हैं परंतु उनकी खोज करने में मुझे बहुत समय और पैसा खर्च करना पड़ेगा। वे दुर्लभ हैं परंतु हजारों खरीदार इन सौदों की तलाश में भटक रहे हैं और बहुत कम समझदारी भरे मौके मौजूद हैं। बाजार बार बदल चुका है। यह आगे बढ़ने का समय है और संपत्ति वाले कॉलम में दूसरे मौके ढूंढने का समय है। आप यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, यह कानून के खिलाफ है, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं इस तरह की प्रतिक्रियाओं को ज़्यादा सुनता हूँ
पर क्या आप मुझे ऐसा करने का तरीका बता सकते हैं? यह आग्रह कम सुनता हूँ। गणित आसान है, आपको इसमें बीजगणित या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिखता क्योंकि एस्क्रो कंपनी कानूनी सौदों को संभालती है और भुगतान की सेवा को भी। मुझे छत ठीक करवाने या टॉयलेट ठीक कराने का झंझट भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि यह काम घर के मालिक का है, यह उनका घर है। कभी कभार कोई पैसा नहीं चुकाता और यह भी अच्छा होता है क्योंकि उसमें विलंब शुल्क मिलता है या वे घर छोड़कर चले जाते हैं और प्रॉपर्टी एक बार फिर से बेच दी जाती है। कोर्ट सिस्टम यह सब संभाल लेता है और हो सकता है यह आपके इलाके में काम ना करे, बाजार की स्थिति अलग हो सकती है, परंतु यह उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह आप एक आसान वित्तीय प्रक्रिया कुछ ही समय में लाखों डॉलर बना सकती है, जिसे बनाने में आपका ज़्यादा पैसा भी नहीं लगता और आपको जोखिम भी कम होता है। यह अनुबंध से बनाए गए पैसे का उदाहरण है। जिसके पास भी हाई स्कूल तक की शिक्षा है वह ऐसा कर सकता है, परंतु ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। ज़्यादातर लोग मेहनत करो और पैसे बचाओ की पुरानी सलाह सुनते हैं। लगभग 30 घंटे की मेहनत के बाद लगभग $1,90,000 संपत्ति वाले कॉलम में आ गए और इसके लिए टैक्स भी नहीं देना पड़ा। इनमें से कौन सी सलाह आपको ज़्यादा कठिन लगती है? पहला, कड़ी मेहनत करो, 50% की दर से टैक्स चुकाओ और रकम जो बचती है उसमें से बचत करो। आपकी बचत पर आपको 5% ब्याज मिलता है, जिस पर एक बार फिर टैक्स लगता है। या दूसरा, पैसे की समझ विकसित करने का समय निकालो और अपने दिमाग और संपत्ति वाले कॉलम की ताकत का इस्तेमाल करो। इसमें वह भी समय जोड़ लें जो आपको विकल्प नंबर 1 के प्रयोग द्वारा $1,90,000 बचाने में लगता है, क्योंकि समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं चुपचाप अपना सिर हिलाता हूं जब मैं लोगों को यह कहते सुनता हूं कि मेरा बच्चा स्कूल में अच्छी पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छी शिक्षा मिल रही है। यह अच्छी हो सकती है, परंतु क्या यह पर्याप्त है? मैं जानता हूं कि उपयुक्त निवेश तकनीक एक छोटी तकनीक है। इसे यह बताने के लिए लिखा गया है कि किस तरह एक छोटी सी रकम बड़ी रकम में बदल सकती है। एक बार फिर मेरी सफलता यह बताती है कि मजबूत वित्तीय नींव कितनी महत्वपूर्ण होती है, जो मजबूत वित्तीय शिक्षा से शुरू होती है। मैंने इसे पहले कहा था कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ। वित्तीय बुद्धि 4 मुख्य तकनीकी दक्षताओं से मिलकर बनी है। पहला, वित्तीय साक्षरता, अंकों को पढ़ने की योग्यता। दूसरा, निवेश की रणनीति, धन द्वारा धन बनाने का विज्ञान। तीसरा, बाजार, मांग और पूर्ति। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बाजार को वह दिया जो इसे चाहिए था। यही बिल गेट्स ने भी किया। यह मौका भी बाजार ने दिया कि $20,000 में कोई मकान खरीदकर $60,000 में बेच दिया जाए, जबकि उसकी असली कीमत $75,000 थी। कोई खरीद रहा था तो कोई बेच रहा था। कानून। चौथा, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट, स्टेट और नेशनल कानूनों और नीतियों के बारे में जागरूकता। मैं नियमों के भीतर रहकर खेलने की सलाह देता हूँ। अगर आप पैसे का आविष्कार करना चाहते हैं तो आप में एक मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए या इन दक्षताओं का समन्वय होना चाहिए। चाहे आप ऐसा छोटा घर, बड़े अपार्टमेंट, कंपनियां, स्टॉक, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड या बहुत महत्वपूर्ण धातुएं, बेसबॉल कार्ड खरीद कर करें या इसी किस्म का कोई दूसरा काम करें। 1996 तक रियल एस्टेट मार्केट सुर्खियों में था और हर कोई उसमें जा रहा था। स्टॉक मार्केट में भी बूम हो रहा था और हर कोई उसमें जा रहा था। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। मैंने 1996 में बेचना शुरू किया और अब मैं पेरू, नॉर्वे, मलेशिया और फिलीपींस की यात्रा कर रहा था। निवेश बदल गए थे। जहां तक खरीदारी का सवाल था, हम रियल एस्टेट बाजार से बाहर थे। अब मैं अपनी संपत्ति वाले कॉलम के भीतर आंकड़ों को बढ़ते देखता हूं और शायद इस साल के आखिर में बेचना शुरू कर दूंगा। यह कांग्रेस द्वारा पारित किए गए कानूनी परिवर्तनों पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि हर छोटे घरों के सौदे को बेच दूंगा और $40,000 के नोट को धन बदल दूंगा। मुझे अपने अकाउंटेंट को बुलाकर से यह कहना पड़ेगा कि वह इतनी रकम के लिए तैयार हो जाए और इसे टैक्स बचाने के तरीके खोजें। मैं सिर्फ आपको इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि निवेश आते जाते रहते हैं, मार्केट घटता बढ़ता रहता है, अर्थव्यवस्थाएं सुधरती बिगड़ती रहती है। दुनिया आपको हर दिन जिंदगी के अनूठे अवसर देती है, आपकी जिंदगी के हर दिन, परंतु प्रायः हम उन्हें नहीं देख पाते, लेकिन वे वहां होते हैं। दुनिया जितनी ज़्यादा बदलती है और टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बदलती है और आप अपने परिवार के लिए स्थायी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतने ही ज़्यादा मौके होते हैं। तो अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करने का झंझट क्यों उठाया जाए? एक बार फिर मैं यही कहूँगा कि आप ही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं जानता हूँ मैं क्यों इसे सीखता और विकसित करता हूँ। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि परिवर्तन हो रहे हैं और परिवर्तन होने वाले हैं। मैं परिवर्तनों का स्वागत करना चाहता हूं और अतीत से चिपके नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूं मार्केट में ज्वार आएगा और मार्केट में भाटा भी आएगा। मैं लगातार अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को विकसित करना चाहता हूं, क्योंकि मार्केट में हर परिवर्तन पर कुछ लोग अपनी नौकरियों के लिए अपने घुटने टेक कर भीख मांगेंगे। इसी समय कई दूसरे लोग जिंदगी के द्वारा दिए गए नींबुओं को लेकर उन्हें करोड़ों में बदल देंगे। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभार जिंदगी नींबू दे देती है। यही फाइनेंशियल बुद्धि है। मुझे अक्सर पूछा यह जाता है कि मैंने नींबुओं को किस तरह करोड़ों में बदला है। व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत निवेशों के कई उदाहरण देने में झिझकता हूँ। मैं इसलिए झिझकता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मुझे बड़बोला या अपने शेखी बघाड़ने वाला कहा जाएगा। यह मेरा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए उदाहरण देता हूँ ताकि उसके अंकों और समयावधि से सच्ची और आसान घटनाओं को बताया जा सके। मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ ताकि आपको यह बता सकूं कि यह आसान है। यह ज्यादा आसान है अगर आप फाइनेंशियल वृद्धि के 4 स्तंभों के जानकार हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं फाइनेंशियल वृद्धि के लिए 2 मुख्य साधनों का इस्तेमाल करता हूँ, रियल एस्टेट्स और छोटे स्टॉक्स। मैं रियल एस्टेट को अपने नींव की तरह इस्तेमाल करता हूँ। हर दिन मेरी प्रॉपर्टी कैश फ्लो प्रदान करती है, उनका मूल्य बढ़ता जाता है। छोटी पूंजी के स्टॉक्स को तेजी बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं अपने द्वारा दी गई हर चीज की अनुशंसा नहीं करता। उदाहरण केवल उदाहरण ही है। अगर अवसर बहुत जटिल है और मैं निवेश को नहीं समझ पाता हूं तो मैं निवेश नहीं करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल अवश्य दबाएं।